द डिबेट में आपका स्वागत है। ये एक ऐसा वैचारिक विमर्श है जहां हम ऐतिहासिक दस्तावेजों और उनके पीछे छिपे अलग-अलग दृष्टिकोणों पर खुलकर बात करते हैं। तो क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि भारतीय संविधान, जो हमारी आज़ादी का सबसे बड़ा प्रतीक है, उसका बुनियादी ढांचा असल में 3 ब्रिटिश अधिकारियों ने तय किया था। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन जब हम इतिहास के पन्नों को गहराई से पलटते हैं तो ये कड़वा सच सामने आता है। आज़ाद भारत का जो सबसे बड़ा दस्तावेज है, उसकी नींव में कई समझौते और बाहरी शर्तें छिपी हुई थीं। बिल्कुल। और आज हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं, जो आधुनिक भारत की नींव से जुड़ा है, भारतीय संविधान का निर्माण। हमारा मुख्य सवाल ये है कि क्या संविधान सभा मुख्य रूप से भारतीयों की स्वतंत्र इच्छा शक्ति का नतीजा थी, या फिर क्या यह ब्रिटिश रणनीतिक मजबूरियों और सांप्रदायिक विभाजन से उपजा एक समझौतावादी ढांचा था? बहुत ही सटीक सवाल है। हाँ, और मैं इस चर्चा में ये पक्ष रख रही हूँ कि तमाम बाधाओं के बावजूद ये पूरी प्रक्रिया भारतीयों के उस अटूट संकल्प की जीत थी जिसमें उन्होंने बिना किसी बाहरी दखल के अपना संविधान खुद बनाने की ठानी थी। और मैं आपके इस विचार को एक जरूरी चुनौती के रूप में देखता हूँ। मेरा पक्ष ये है कि जब हम भावनाओं से परे जाकर यथार्थ के धरातल पर उतरते हैं, विशेषकर 1946 के कैबिनेट मिशन के दस्तावेजों को खंगालते हैं, तो पता चलता है कि ये एक स्वतंत्र भारतीय विजय कम और ब्रिटिश सत्ता का एक रणनीतिक शक्ति हस्तांतरण अधिक था। अच्छा, तो चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। मैं अपना तर्क इस बात से शुरू करना चाहती हूँ कि संविधान निर्माण की ये प्रक्रिया कोई 1946 में अचानक घटी घटना नहीं थी। ये एक बहुत लंबे वैचारिक संघर्ष का नतीजा थी। हाँ, एक लंबी यात्रा तो थी। बिल्कुल। दशकों तक भारतीय सिर्फ आज़ादी नहीं मांग रहे थे, वे अपने नियम खुद लिखने का हक मांग रहे थे। अगर आप स्रोत सामग्री को देखें तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक के स्वराज्य विधेयक से जो चिंगारी उठी, हाँ, वो पहला कदम था। जी, वो 1922 में महात्मा गांधी के उस स्पष्ट बयान में बदल गई, जहां उन्होंने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों द्वारा निर्मित होगा। मतलब ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये दुनिया को एक स्पष्ट संदेश था। देखिए, मैं इतिहास के इन पन्नों से और इस लंबी यात्रा से बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा हूं। वैचारिक मांगे अपनी जगह सत्य है, लेकिन मैं इसे एक अलग नजरिए से देखता हूं। वो कैसे? सवाल ये नहीं है कि हमने क्या मांगा था। सवाल ये है कि 1946 में जब असल में संविधान सभा बनी, तो क्या हमें वही मिला जो हमने मांगा था? 1938 में पंडित नेहरू ने कहा था कि संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के बनेगा। हाँ, ये उनका बहुत प्रसिद्ध बयान है। बिल्कुल, लेकिन यथार्थ क्या था? हमारी स्रोत सामग्री बताती है कि 1946 में जो संविधान सभा बनी, वो कैबिनेट मिशन की सिफारिशों की देन थी। और ये मिशन 3 ब्रिटिश कैबिनेट मंत्रियों का एक आयोग था, पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन क्या हम कैबिनेट मिशन को सिर्फ एक ब्रिटिश ढांचे के रूप में खारिज कर सकते हैं? इसे इस तरह से देखिए ना, अंग्रेज खुशी से ये मिशन लेकर नहीं आए थे। तो आपके हिसाब से वो क्यों आए थे? हमने उन्हें मजबूर किया था। अगर आप 1940 का अगस्त प्रस्ताव देखें, अंग्रेजों ने हमें सिर्फ एक युद्ध सलाहकार परिषद में जगह देने का झुनझुना थमाना चाहा था। हमने उसे सिरे से खारिज कर दिया। गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कर दिया। हाँ, वो विरोध तो था। और फिर 1942 में क्रिप्स मिशन आया। उन्होंने कहा, युद्ध के बाद हम आपको संविधान सभा दे देंगे। हमने उसे भी ठुकरा दिया। 30 मार्च 1942 को नेहरू और मौलाना आज़ाद की स्टैफर्ड क्रिप्स के साथ जो बातचीत हुई, वो दिखाती है कि भारतीय नेता अपनी शर्तों पर अड़े थे। एक मिनट, मुझे यहाँ थोड़ा रोकना होगा आपको। मैं इस तर्क से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। आप जिसे भारतीय दबाव कह रही हैं ना, वो दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध से उपजी ब्रिटिश मजबूरी थी। मजबूरी? वो कैसे? जरा सोचिए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, जो भारत को आज़ाद देखने के सख्त खिलाफ थे, उन्होंने 1942 में क्रिप्स को भारत क्यों भेजा? इसलिए नहीं कि वे हमारे वैचारिक संघर्ष के सामने झुक गए थे। तो फिर क्या कारण था? इसलिए क्योंकि उन पर अमेरिका और मित्र राष्ट्रों का भारी दबाव था। जापान भारत की सीमाओं तक पहुंच रहा था और उन्हें युद्ध में भारतीयों का समर्थन चाहिए था।
यह एक रणनीतिक चाल थी, कोई वैचारिक समर्पण नहीं। अच्छा, हमारे श्रोताओं के लिए यहाँ थोड़ा रुकते हैं। ये एक बहुत दिलचस्प बिंदु है। आप कह रहे हैं कि क्रिप्स मिशन केवल युद्ध की मजबूरी था। बिल्कुल, विशुद्ध रूप से एक सैन्य और राजनीतिक मजबूरी। मान लेते हैं कि शुरुआत में ये एक रणनीतिक चाल थी, लेकिन जब युद्ध खत्म हो गया, उसके बाद तो 1946 का कैबिनेट मिशन आया ना, तब तो कोई युद्ध का दबाव नहीं था। तब उन्होंने ये क्यों मान लिया कि संविधान सभा भारतीयों द्वारा बनाई जाएगी? लेकिन मेरा मुख्य विरोध इस बात पर है कि उस कैबिनेट मिशन ने काम कैसे किया। आपका मतलब है कि उनका ढांचा कैसा था? हाँ, पंडित नेहरू ने बिना बाहरी हस्तक्षेप की बात की थी, लेकिन कैबिनेट मिशन ने क्या किया? उन्होंने भारतीयों को एक अखंड राष्ट्र के रूप में नहीं देखा। उन्होंने हमारी प्रांतीय सीटों को 3 प्रमुख समुदायों में बांट दिया, मुस्लिम, सिख और सामान्य। और यहीं पर मुझे लगता है कि हमें चुनाव प्रणाली को समझने की जरूरत है। बिल्कुल, कैबिनेट मिशन ने तय किया कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, मतलब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होगा। मैं आपके इस तकनीकी शब्द को थोड़ा आसान करना चाहूंगी। हमारे कई श्रोता सोच रहे होंगे कि चुनाव प्रणाली के इस तरीके का असल असर क्या हुआ। मतलब क्या यह सिर्फ वोट डालने का एक तरीका नहीं था? इससे बाहरी हस्तक्षेप कैसे साबित होता है? बहुत ही सटीक सवाल है। इसका असल असर ये हुआ कि इस प्रणाली ने विभाजन को संस्थागत रूप दे दिया। अच्छा। हाँ, आनुपातिक प्रतिनिधित्व और इन 3 श्रेणियों का सीधा मतलब ये था कि किसी भी मुस्लिम सदस्य को सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही चुन सकते थे, सिखों को सिर्फ सिख चुनेंगे। हाँ, सेपरेट इलेक्टोरेट की तरह। बिल्कुल, यानी आपने शुरुआत में ही ये तय कर दिया कि संविधान सभा में जो नेता आएगा वो पूरे देश का या अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि नहीं होगा, बल्कि सिर्फ अपने धर्म का प्रतिनिधि होगा। ये ब्रिटिश नीति फूट डालो और राज करो का ही एक विस्तृत रूप था। ये बाहरी हस्तक्षेप नहीं तो और क्या था? देखिए, मैं मानती हूं कि चुनाव का ये तरीका आदर्श नहीं था, लेकिन मैं एक अलग नजरिए से इसे देखती हूं। चुनाव प्रणाली अंग्रेजों ने तय की, लेकिन उसके जो परिणाम आए वो तो भारतीयों की इच्छा शक्ति का सबूत थे ना। वो कैसे? जुलाई-अगस्त 1946 के चुनाव परिणामों को देखिए। 296 ब्रिटिश प्रांतीय सीटों में से कांग्रेस ने 208 सीटें भारी बहुमत से जीती। यह एक मजबूत लोकतांत्रिक जनादेश था। ये कोई छोटी बात नहीं है। 208 सीटें जीतना एक राजनीतिक उपलब्धि थी, मैं मानता हूं, लेकिन क्या हम इसे पूरे भारत का मजबूत लोकतांत्रिक जनादेश कह सकते हैं? जरा मूल ढांचे के गणित को देखिए। गणित? आप 389 सदस्यों की बात कर रहे हैं? जी हाँ, संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होने थे। 292 सीटें ब्रिटिश प्रांतों से, 93 सीटें देशी रियासतों के लिए और 4 सीटें चीफ कमिश्नर प्रांतों के लिए। अब यथार्थ पर आते हैं। जो 93 सीटें देशी रियासतों के लिए थीं, वो पूरी तरह खाली रहीं क्योंकि राजाओं ने चुनाव में भाग ही नहीं लिया। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग, जिसने 73 सीटें जीती थीं, उसने पूरी तरह से संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। हाँ, वे शुरुआती दौर में शामिल नहीं हुए थे। यही तो बात है। 389 में से 1/3 से अधिक सभा तो उस कमरे में मौजूद ही नहीं थी। इसे आप एक कंपनी के मर्जर की तरह सोचिए। 2 बड़ी पार्टियां मिलकर एक नई कंपनी बनाने वाली हैं। मतलब एक नया भारत। बिल्कुल, लेकिन बोर्ड रूम की पहली मीटिंग में एक बड़ा साझेदार आता ही नहीं है और कुछ छोटे शेयर होल्डर्स यानी रियासतें वो भी गायब हैं। क्या उस कमरे में बैठे बचे हुए लोग जो नियम बनाएंगे उसे आप संपूर्ण भारतीयों की निर्विवाद इच्छा कह सकती हैं? यहाँ तक कि स्वयं महात्मा गांधी भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। आपका ये बोर्ड रूम का उदाहरण बहुत अच्छा है, लेकिन मैं इसे थोड़ा आगे बढ़ाती हूँ। मान लीजिए एक साझेदार नहीं आया, तो क्या कंपनी का काम रुक जाना चाहिए? नहीं, काम तो नहीं रोकना चाहिए। बस, और यही भारतीय संविधान सभा ने किया। मैं ये नहीं कह रही कि रियासतों का ना आना या मुस्लिम लीग का बहिष्कार कोई छोटी समस्या थी। यह एक तूफान के बीच घर की नींव रखने जैसा था। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि सभा ने इन बाधाओं का सामना कैसे किया। पर एक खंडित सभा के साथ। लेकिन बहिष्कार के बावजूद 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में पहली बैठक हुई। काम नहीं रुका। 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। काम नहीं रुका, ये सच है, लेकिन वो काम किस दिशा में जा रहा था? मेरा मतलब है, क्या वो दिशा सर्वसमावेशी थी? वो दिशा बहुत स्पष्ट थी, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है 13 दिसंबर 1946 को
पंडित नेहरू द्वारा पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव, या जिसे हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहते हैं। हाँ, वो एक ऐतिहासिक दस्तावेज था। बिल्कुल, ये कोई सामान्य दस्तावेज नहीं था। इस प्रस्ताव ने उन मूलभूत सिद्धांतों को परिभाषित किया जिन पर हमारा संविधान खड़ा होना था: स्वतंत्रता, समानता, संप्रभुता और अल्पसंख्यकों के अधिकार। ये प्रस्ताव किसी ब्रिटिश अधिकारी ने ड्राफ्ट नहीं किया था। मैं मानता हूँ वो पूरी तरह भारतीय था। ये भारतीय आत्मा की आवाज थी, और सबसे बड़ी बात, 22 जनवरी 1947 को इसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। ये दिखाता है कि बहिष्कार के बावजूद उस कमरे में मौजूद लोगों का विजन कितना स्पष्ट था। देखिए, मैं उद्देश्य प्रस्ताव के दार्शनिक महत्व और उसकी भव्यता से बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा हूँ। वो दस्तावेज बहुत सुंदर था, लेकिन दर्शन और क्रूर राजनीतिक यथार्थ में बहुत बड़ा अंतर होता है। आप 1947 के विभाजन की बात कर रहे हैं ना? जी, वो क्रूर यथार्थ 3 जून 1947 को सामने आया, जिसे हम माउंटबेटन योजना कहते हैं, जो अंततः भारत के विभाजन का कारण बनी। ये एक दुखद सच्चाई है। और यही मेरी दलील का केंद्र है। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत को 2 स्वतंत्र अधिराज्यों यानी भारत और पाकिस्तान में बांट दिया गया। अब जरा सोचिए, जिस संविधान सभा को एक अखंड भारत के लिए काम करना था, वो विभाजन के बाद सिकुड़कर मात्र 299 सदस्यों की रह गई। हाँ, संख्या कम हो गई थी। तो क्या ये संविधान सभा की मूल परिकल्पना की सबसे बड़ी विफलता नहीं है? ये इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि सभा अपने मूल स्वरूप को बचा नहीं पाई। ये कोई विजय नहीं थी। ये एक ऐसा समझौता था जिसकी कीमत लाखों लोगों ने विस्थापन का दर्द सहकर चुकाई। इसे केवल एक भारतीय विजय कहना इतिहास की उस पीड़ा को अनदेखा करना होगा। मैं इस बात को पूरी गंभीरता से स्वीकार करती हूँ कि विभाजन एक अत्यंत गहरी, शायद कभी न भरने लायक क्षति थी। कोई भी इतिहासकार उस दर्द को कम नहीं आंक सकता। तो आज हमारी चर्चा का जो मुख्य प्रश्न है वो ये है कि क्या हमारा संविधान मुख्य रूप से एक छोटे विशेषज्ञ समूह यानी प्रारूप समिति की तकनीकी और विधिक कुशलता का परिणाम था, या फिर ये मूल रूप से उन 299 सदस्यों वाली पूरी संविधान सभा के व्यापक और लोकतांत्रिक विचार विमर्श की उपज थी? बिल्कुल, यही हमारा विषय है। और देखिए, मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि संविधान का जो वास्तविक स्वरूप है, उसकी आत्मा वो प्रारूप समिति की विधिक विशेषज्ञता और BN राव जैसे वास्तुकारों की सटीकता की ही देन है। और मैं मानती हूं कि यह दस्तावेज 166 दिनों की गहन बहस, 12 सत्रों और पूरी संविधान सभा के सामूहिक संघर्ष का परिणाम है, जिसने इस दस्तावेज को भारत की मिट्टी से जोड़ा। ये महज कुछ विशेषज्ञों का मतलब कोई तकनीकी ड्राफ्ट नहीं था। तो आइए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। देखिए, किसी भी महान दस्तावेज को, विशेषकर एक ऐसे दस्तावेज को जो एक पूरे उपमहाद्वीप के लिए बुनियादी नियम तय करने वाला हो, उसे एक बेहद स्पष्ट विजन की आवश्यकता होती है। अब जब आप इतने सारे लोगों को एक कमरे में रखते हैं तो वहां बहुत सारे शानदार विचार हो सकते हैं, लेकिन वहां शोर भी बहुत होता है। नीतियां अपने आप में तो कानून नहीं बन जाती हैं ना। हाँ, पर वो शोर। बस एक सेकंड, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। यदि आप ऐतिहासिक स्रोत सामग्री को देखें तो संविधान का पहला कच्चा प्रारूप BN राव द्वारा बनाया गया था। वो एक असाधारण विधिक दिमाग वाले व्यक्ति थे, इसमें कोई शक नहीं है। और फिर 29 अगस्त 1947 को स्थापित की गई जो 7 सदस्यीय प्रारूप समिति थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, उसने इस पूरे विशाल कार्य को एक दिशा दी। KM मुंशी, जो स्वयं इस समिति के सदस्य थे, उन्होंने प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा था। अच्छा, राजनीतिक कुंडली। हाँ, ये शब्द अपने आप में यह दर्शाता है कि इस छोटे से विशेषज्ञ समूह ने ही उन बिखरे हुए विचारों को एक वैचारिक गहराई दी। मतलब वे केवल लिख नहीं रहे थे, वे राष्ट्र की दिशा तय कर रहे थे। मैं इसे एक अलग नजरिए से देखती हूँ। आप जिसे शोर कह रहे हैं ना, मैं उसे भारत की लोकतांत्रिक आवाज मानती हूँ। ये सच है कि प्रारूप समिति के 7 सदस्यों ने दस्तावेज को एक कानूनी ढांचा दिया, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण ढांचा। हाँ, पर हमें ये पूछना होगा कि उन्हें वो कच्चा माल मिला कहाँ से? मतलब ये कोई शून्य से किया गया निर्माण तो था नहीं।
संविधान सभा ने विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए कुल 22 समितियों का गठन किया था। 22 समितियां, हाँ। और असली नीतियां, मतलब भारत का भविष्य कैसा होगा, ये इन 22 समितियों में तय हो रहा था, न कि केवल प्रारूप समिति के किसी बंद कमरे में। अब आप देखिए, संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति का संचालन स्वयं जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, जो एक मजबूत केंद्र का विजन ला रहे थे। बिल्कुल। और वहीं प्रांतीय संविधान और मौलिक अधिकारों से संबंधित समितियों का नेतृत्व सरदार पटेल के मजबूत हाथों में था। ये जो विकेंद्रीकृत ढांचा था ना, वही असल में संविधान की नींव था। प्रारूप समिति का काम महत्वपूर्ण था, लेकिन अनिवार्य रूप से वो केवल संकलित करने का काम था। पर नीतियां थीं, हाँ, लेकिन जब आपके पास 22 अलग अलग समितियों की रिपोर्टें हों तो उनमें परस्पर विरोधी विचार होना तो लाजमी है ना। पटेल की समिति कुछ और चाह सकती है और नेहरू की समिति कुछ और। टकराव तो था। तो उन सभी राजनीतिक इच्छाओं को एक सुसंगत कानूनी ढांचे में पिरोना, जहां एक नियम दूसरे को ना काटे, ये कोई सामान्य काम नहीं था। जरा सोचिए, जेबी कृपलानी मौलिक अधिकार उप समिति और झंडा समिति का काम देख रहे थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति संभाल रहे थे। बिल्कुल। तो इन अलग अलग समितियों के अमूर्त विचारों को 395 अनुच्छेदों और 8 अनुसूचियों के काम करने वाले मॉडल में ढालना, यही तो प्रारूप समिति की विधिक प्रतिभा थी। एन गोपालस्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर और बाद में टीटी कृष्णामाचारी, जिन्होंने डीपी खेतान की मृत्यु के बाद जगह ली थी। सही कहा। इन लोगों की कानूनी कुशलता के बिना वे 22 समितियों की नीतियां केवल कागजों पर लिखे दार्शनिक आदर्श बनकर रह जाती। वे कभी एक लागू करने योग्य संविधान नहीं बन पाती। आपकी यह बात बिल्कुल सही है कि दार्शनिक आदर्शों को लागू करने योग्य कानून बनाना जरूरी था, लेकिन क्या प्रारूप समिति के लिख देने भर से वो कानून बन गया? नहीं। असली प्रक्रिया तो उस ड्राफ्ट के आने के बाद शुरू हुई। मतलब आप देखिए, प्रारूप समिति ने 4 नवंबर 1948 को संविधान का पहला मसौदा प्रस्तुत किया। आप इसे उनकी असाधारण कार्यकुशलता कह सकते हैं, लेकिन वह अंतिम दस्तावेज नहीं था। हाँ, वो एक ड्राफ्ट था। वो केवल एक प्रस्ताव था। लेकिन 4 नवंबर 1948 तक एक पूर्ण मसौदा तैयार कर लेना, वो भी इतने कम समय में, ये उस विशेषज्ञ समूह की विधिक दक्षता का स्पष्ट प्रमाण है। बिना उस ड्राफ्ट के सभा के पास चर्चा करने के लिए कोई ठोस बिंदु ही नहीं होता। क्षमा करें, लेकिन मैं इस तर्क से पूरी तरह सहमत नहीं हूं। मैं बताती हूं क्यों। उस मसौदे के पेश होने के बाद जो हुआ ना, वही इस दस्तावेज को एक भारतीय संविधान बनाता है। स्रोत हमें बताता है कि मसौदे पर 3 वाचन या 3 रीडिंग्स हुए। हाँ, रीडिंग्स तो हुई। और ये कोई सामान्य प्रूफ रीडिंग नहीं थी। पहला वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर तक चला, लेकिन दूसरे वाचन को देखिए, ये 15 नवंबर 1948 से शुरू होकर 17 अक्टूबर 1949 तक चला, लगभग 1 साल। बहुत लंबा समय था। बिल्कुल। इस 1 साल में हर एक खंड, हर एक अल्पविराम पर पूरे सदन ने जिरह की। लगभग 7,635 संशोधन पेश किए गए, जिनमें से 2,473 पर तो वास्तव में सदन में बहस हुई। वो तो है। ये जो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन की लंबी यात्रा थी, जिसमें 166 दिनों की सीधी बहस शामिल है, ये साबित करती है कि आकार पूरी सभा ने दिया। इस सभा में 15 महिला प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रही थीं, जो कि उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल। और जो लगभग 64 लाख रुपए का खर्च आया, वो ड्राफ्टिंग का खर्च नहीं था, वो इस विशाल लोकतांत्रिक प्रक्रिया की कीमत थी। वो बहस महत्वपूर्ण थी, मैं इससे इनकार नहीं करता, लेकिन मैं यहाँ एक उदाहरण देना चाहूंगा। मान लीजिए कि संविधान सभा एक विशाल इंजन की तरह थी, शक्तिशाली ऊर्जा से भरी हुई। अच्छा। जिसमें सभी सदस्यों और उन 15 महिलाओं के विचारों का कच्चा ईंधन लग रहा था। लेकिन एक बात बताइए, बिना स्टीयरिंग व्हील के एक शक्तिशाली इंजन क्या करेगा? वो या तो अपनी ही ऊर्जा में जल जाएगा या कहीं टकराकर क्रैश हो जाएगा। उस विशाल इंजन को दिशा देने के लिए एक स्टीयरिंग व्हील की आवश्यकता थी, और वो स्टीयरिंग व्हील वैधानिक नियमों और प्रारूप समिति के हाथ में था। उन्होंने उस कच्ची राजनीतिक ऊर्जा को कानूनी शक्ति में बदल दिया। वो स्टीयरिंग व्हील वाली बात सुनने में तो बहुत आकर्षक लगती है, लेकिन एक स्टीयरिंग व्हील बिना इंजन के कहीं नहीं पहुंच सकता।
और सबसे बड़ी बात, क्या आप कोई ऐसा विशिष्ट उदाहरण दे सकते हैं जहां महज ड्राफ्टिंग की तकनीकी भाषा ने वास्तव में किसी बड़े जमीनी संकट को सुलझाया हो? बिल्कुल दे सकता हूं, और ये एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। भाषा का मुद्दा। आपको याद होगा कि राष्ट्रभाषा क्या हो, ये एक बेहद विस्फोटक मुद्दा था। उत्तर भारत हिंदी चाहता था, दक्षिण भारत अंग्रेजी जारी रखना चाहता था। हाँ, वो तो बहुत ही संवेदनशील विषय था। सभा बुरी तरह से बटी हुई थी। अब देखिए कि इसे कानूनी स्टीयरिंग व्हील ने कैसे सुलझाया। अनुच्छेद 343 भाग 2 को देखिए। इसमें ये निर्धारित किया गया कि अगले 15 वर्षों की अवधि के लिए, यानी 25 जनवरी 1965 तक, आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी और हिंदी दोनों का प्रयोग किया जाएगा। तो ये तो बस समय टालने वाली बात हुई ना? नहीं, ये सिर्फ समय टालना नहीं था, ये एक कानूनी प्रेशर वॉल्व बनाना था। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। अनुच्छेद 343 भाग 3 ने संसद को यह अधिकार दिया कि वो 1965 के बाद भी अंग्रेजी के उपयोग को जारी रखने के लिए कानून बना सकती है। अच्छा, तो दोनों पक्षों को कुछ ना कुछ मिला। बिल्कुल। 15 साल के नियम ने हिंदी समर्थकों को खुश किया, और भाग 3 की कानूनी गुंजाइश ने गैर हिंदी भाषी राज्यों को सुरक्षा दी। यह केवल एक राजनीतिक समझौता नहीं था, ये एक सटीक विधिक तंत्र था। इसने देश को बंटने से बचा लिया। यह एक सम्मोहक तर्क है। लेकिन क्या आपने विचार किया है कि इस तथाकथित प्रेशर वॉल्व को स्वीकार किसने किया? सभा ने। बिल्कुल। प्रारूप समिति अपनी मर्जी से इसे थोप नहीं सकती थी। उस तकनीकी समाधान को जीवन तब मिला जब पूरी सभा ने उस पर अपनी मुहर लगाई। ये केवल कानूनी औपचारिकता नहीं थी, यह राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया थी। और हम अक्सर भूल जाते हैं कि बाहर की दुनिया शांत नहीं थी उस वक्त। बाहर तो उस समय बहुत उथल-पुथल थी। देश का विभाजन हुआ था। बिल्कुल। संविधान सभा कोई स्थिर प्रयोगशाला में काम नहीं कर रही थी। बाहर भारत का एकीकरण हो रहा था। स्रोत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना का उल्लेख है, हैदराबाद रियासत का मामला। हाँ, ऑपरेशन पोलो। जी, हैदराबाद ने शुरुआत में भाग लेने से इनकार कर दिया था। फिर 17 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो के बाद हैदराबाद को भारतीय संघ में शामिल किया गया। इसका मतलब क्या है? वे एक ऐसे देश के लिए नियम बना रहे थे जिसकी सीमाएं उसी समय वास्तविक दुनिया में तय हो रही थीं। ये तो है। जब अल्पसंख्यक उपसमिति के एच.सी. मुखर्जी या नागरिकता समिति के एस. वरदाचारी अपना काम कर रहे थे, तो वे इस अराजकता को संविधान में समाहित कर रहे थे। एकीकरण केवल कानूनी नहीं था। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि पृष्ठभूमि में बहुत उथल-पुथल थी। और ईमानदारी से कहूं तो यही कारण है कि मैं प्रारूप समिति की भूमिका को इतना अधिक महत्व देता हूं। ऐसा क्यों? जरा सोचिए, जब बाहर इतनी अस्थिरता हो, सैन्य विलय हो रहा हो, देश शरणार्थी संकट से गुजर रहा हो, उस समय यदि आपके पास एक बेहद केंद्रित, शांत और बौद्धिक रूप से अडिग कोर टीम न हो, तो पूरी सभा की प्रक्रिया ही उस अराजकता की भेंट चढ़ जाती। अनुशासन तो चाहिए था। अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, बी.आर. अंबेडकर, इन लोगों ने उस बाहरी राजनैतिक बवंडर को संविधान के पन्नों पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने अनुशासन बनाए रखा। अनुशासन महत्वपूर्ण था, हाँ, लेकिन दस्तावेज की अंतिम वैधता उस कोर टीम से नहीं आई। आप 26 नवंबर 1949 के उस ऐतिहासिक दिन को देखें। स्रोत स्पष्ट करता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा पूरे संविधान का मसौदा पेश किया गया और अपनाया गया, जो कि सभा के अध्यक्ष थे। बिल्कुल, वे प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं थे। ये प्रतीकात्मकता बहुत गहरा है। ये दर्शाता है कि अंतिम मोहर पूरी सभा की थी। और बात सिर्फ मोहर लगाने की नहीं है, बात इसके सौंदर्य शास्त्र की भी है। आप उस हस्तलिखित प्रति की बात कर रही हैं? हाँ, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने 6 महीने लगाकर इस पूरे दस्तावेज को अंग्रेजी और हिंदी में अपने हाथों से लिखा। जरा सोचिए, 395 अनुच्छेदों को इटैलिक कैलीग्राफी में लिखना, वो वाकई एक कला है। और शांति निकेतन के नंदलाल बोस ने इन पन्नों का ऐतिहासिक सौंदर्यीकरण किया। ये सब केवल एक कानूनी मैनुअल तैयार करने की प्रक्रिया नहीं थी, ये एक राष्ट्र के जन्म का उत्सव था। देखिए, मुझे ये स्वीकार करना होगा कि रायजादा की कैलीग्राफी और नंदलाल बोस की कलाकारी ने इसे एक अद्वितीय कलाकृति बना दिया। ये केवल वकीलों का रजिस्टर नहीं रहा।
जीवी मावलंकर और के.एम. मुंशी जैसे लोगों ने जो प्रशासनिक ढांचा खड़ा किया था, इसने भी बहुत मदद की। बिल्कुल। लेकिन अंततः जब 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई, जहां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला राष्ट्रपति चुना गया, तब 299 में से 284 सदस्यों ने उस ऐतिहासिक पत्र पर हस्ताक्षर किए। और वे 284 हस्ताक्षर ही इसकी असली ताकत हैं। वे ताकत हैं, लेकिन मेरा निष्कर्ष यही है कि उन लोगों ने जिस चीज पर हस्ताक्षर किए वो महज एक भावनाओं का दस्तावेज नहीं था। बिना उन 7 सदस्यों की तकनीकी रूपरेखा के उनके पास हस्ताक्षर करने के लिए एक सुसंगत बुनियादी नियम होता ही नहीं। उन 7 लोगों ने उस महाकाव्य को एक ऐसा आकार दिया जिसे अदालतें लागू कर सकती थीं। मैं प्रारूप समिति की उस कठोर मेहनत को कतई कम नहीं आंक रही हूं, लेकिन मैं अपनी बात यहीं समाप्त करना चाहूंगी कि विचारों का वो शोर जिसे आप शोर कह रहे हैं, वही असल में भारत की धड़कन थी। अच्छा? 12 सत्रों और 166 दिनों की उस थका देने वाली बहस के बिना और 22 विभिन्न समितियों के काम के बिना ये दस्तावेज केवल विद्वानों द्वारा लिखा गया एक अकादमिक निबंध बनकर रह जाता। ये देश के लिए स्वीकार्य इसलिए बना क्योंकि इसमें हर वर्ग की आवाज शामिल की गई थी। ये एक बहुत ही संतुलित विचार है। मतलब आज की ये पूरी चर्चा इस बात को बहुत स्पष्ट करती है कि भारतीय संविधान का निर्माण तकनीकी विशेषज्ञता और लोकतांत्रिक आम सहमति के बीच का एक बेहद अद्भुत संतुलन है। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि अभी भी बहुत कुछ है जिसे समझा जा सकता है, जैसे कि ये तथ्य कि इसी संविधान सभा ने मई 1949 में भारत के राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ का सदस्य बने रहने की पुष्टि की। सही कहा। और कैसे उन्होंने 22 जुलाई 1947 को ही हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया था, जिसका डिजाइन पिंगाली वेंकैया ने तैयार किया था। हाँ, वो 3:2 वाला आकार और 24 तीलियों वाला अशोक चक्र। बिल्कुल। या फिर 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को आधिकारिक रूप से अपनाना, ये सब साबित करता है कि वो एक नए राष्ट्र की पूरी पहचान गढ़ रहे थे। और उस पहचान को आकार देने में हर एक दिन की बहस का अपना महत्व है। तो हमने शुरुआत में शोर और विजन की बात की थी। आज की चर्चा के बाद मुझे लगता है कि ये एक उबड़-खाबड़ महासागर को मैप करने जैसा था, जहां लहरें लगातार आकार बदल रही थी और प्रारूप समिति एक कुशल नाविक की तरह उस जहाज को दिशा दे रही थी। बिल्कुल सटीक बात। नाविक के बिना जहाज को दिशा नहीं मिलती, लेकिन उस उफनते समुद्र और उसके थपेरों के बिना वो यात्रा ही संभव नहीं थी। और इसीलिए हम आज की इस चर्चा में इस सवाल का कोई एक विजेता घोषित नहीं कर सकते। यह निर्णय हम अपने श्रोताओं पर छोड़ते हैं कि वो किसे मुख्य चित्रकार मानते हैं, उस विधिक स्टीयरिंग व्हील को या उस विशाल लोकतांत्रिक इंजन को। एकदम सही। हमेशा की तरह एक बेहद शानदार चर्चा रही। तो श्रोताओं, जब आप अगली बार संविधान के बारे में सोचें तो खुद से जरूर पूछें कि इसकी असली ताकत उन कानूनी शब्दों में है या उन शब्दों के पीछे हुई उस जीवंत बहस में। विचार विमर्श के सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।